गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, आज हम लोग डीलर थर्ड सेमेस्टर की विज्ञान का प्रीवियस ईयर के 2016 में आए हुए सारे क्वेश्चन को सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको आप प्रेस करके रखिएगा ताकि आपके इस चैनल पर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जाएगी तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो मित्रों बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। छोटी सी क्लास होगी और इस क्लास में छोटे से क्लास में पूरे के पूरे कंटेंट दिए जाने का आपसे वादा किया जाता है। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारी बहुविकल्पी प्रश्न है पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C2H2 जो होता है वो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। ये जो C2H2 होता है ये एक प्रकार का रंगहीन गैस होता है और जो इसका उपयोग होता है वो ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसिटिलीन जो होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो ईंधन और रासायनिक निर्माण होते हैं उनके प्रयोग में किया जाता है और यह एक रंगहीन गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु होती है और जो वस्तु होती है वो मुख्य दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में रखी जाती है। क्या की जाती है? मध्य में रखी जाती है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो उसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हरित लवक रहित पौधों का समूह है। कह रहा है कि जो हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है वो इसमें से कौन है, तो वो आपका कवक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि जो कवक होता है यानी ये जो हरित लवक होता है इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, लेकिन ये कवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होता है। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। इसीलिए हरित लवक रहित जो होता है पौधे को समूह को कवक भी कहा जाता है। हरित लवक रहित जो पौधे का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। ऐसा है कि कह रहा है कि जो कोई वस्तु होता है उसके जो प्रति सेकंड द्वारा जो कंपन की गई संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आवृत्ति कहा जाता है। आप एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये तो बहुविकल्पी प्रश्न में आया है, हो सकता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ जाए, अगर नहीं तो आपकी ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न में भी आ सकता है। क्या होता है कि जो ये कहते हैं ना कि एक कंपन में जो मतलब जो एक सेकंड में कंपन की जो संख्या होती है, एक सेकंड में कंपन की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट बात तो आपके सामने ये आ गया कि आवर्तकाल फिर किसे कहते हैं। आवृत्ति के तो आपने समझ लिया कि एक सेकंड में कंपन की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। लेकिन आवर्तकाल वो होता है कि एक कंपन में लगा समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। बात को ध्यान से सुनो, जो एक सेकंड में लगा समय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन जो प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या होती है यानी एक सेकंड में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और एक सेकंड में कंपन की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक, और आयाम आपका क्या होता है कि जो आयाम होता है वो जो वस्तु होता है मतलब जो वस्तु होता है अपने माध्य स्थिति से इधर उधर जो भी करता है उसकी अधिकतम दूरी जहां तक की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। जो आयाम का मात्रक होता है वो ऐसा ही होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आवृत्ति होती है, जो क्या होती है आपकी जो आवृत्ति होती है उसका जो इकाई होता है वो हर्टज होता है। क्या होता है? हर्टज होता है। और जो आपका आवर्तकाल होता है वहां पर क्या होता है? एसआई मात्रक उसका होता है जो सेकंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वायु दाब आरोपित करती है। जो वायु दाब होती है वो आरोपित कब करती है, तो वायु दाब जो होती है वो चारों दिशाओं में आरोपित करती है। जो वायु दाब होती है वो चारों दिशाओं में आरोपित करती है क्योंकि वायु दाब एक प्रकार की स्थिर और सर्वव्यापी बल होता है जो वायु सभी दिशाओं में सभी वस्तुओं पर क्या कर जाती है? आरोपित कर जाती है। ये आपका था बहुविकल्पी प्रश्न साइंस का 2016 का। तो अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और उसका सूत्र भी लिखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो उसे उसको
उसका जो एग्जाम्पल होता है, उसकी जो परिभाषा होती है, तो क्या होती है? पहले मैं आपको एक सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जब उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वो यांत्रिक कारणों से उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहीं पे आपको बताने का प्रयास करते हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु में गति के द्वारा उत्पन्न जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो केवल किसी स्थिति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी स्थितिज के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आपको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ठीक, जैसे आप अभी आपसे इसमें सूत्र भी पूछा है, इधर देख लिया जाए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 1/2 mv² प्लस mgh। ठीक है, अभी यहाँ देखो, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होती है? बराबर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो ये बात है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु में केवल गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक और स्थितिज ऊर्जा हम उसे कहते हैं जहाँ केवल जिस भी किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिला करके क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा बनता है, जो इसका सूत्र होता है 1/2 mv² प्लस mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कह रहा है कि जो प्रतिध्वनि होती है उसको सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर, यानी जो एक्यूरेट होती है वो 16.6 मीटर होनी है। यानी 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए जब प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सिराएं क्या है? कह रहा है कि जो सिराएं होती है वो क्या होती है? तो आपको पता है हमारे शरीर में जो सिराएं होती है वो रक्त के लिए काम करती हैं। तो क्या होता है? सिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जो होती है वो बहते रहते हैं, यानी प्रवाहित होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनका बहाव रहता है। क्योंकि ये सिराओं के द्वारा ही रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होती है? पहुंचती हैं। सिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिराओं में जो ब्लड प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। पल्मोनरी सिराएं फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। एक हमारे पास सिराएं होती है पल्मोनरी सिराएं। वो जो पल्मोनरी सिराएं होती है वो फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? बाएं अलिंद में पहुंचाती है। जो पल्मोनरी सिराओं में क्या होता है? उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। एक सिराएं ऐसी हैं जो पल्मोनरी सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है और ये फेफड़े से रक्त को बाएं अलिंद तक क्या करती है? पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया के कोई दो उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिलैक्स एक्शन। जैसे कि क्या होता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट हो जाते हैं हमारे शरीर में, कहीं से आदेश नहीं आता, न मेरुरज्जु कोई न मेरुदंड कोई आदेश देता है, फिर भी वो चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? हो जाती हैं। जैसे कि क्या, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं। जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना आदेश के ही तुरंत हो जाती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को ही रिलैक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे कि छींकना, खांसना, पलक का झपकना, उबासी लेना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें रिलैक्स एक्शन है। क्या है? रिलैक्स एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? कह रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं वो किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्रकृति में हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं और वो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा,
वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा, ये सब ऐसे ऊर्जा हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है, आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगी, ये समाप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कई सारी चीजों को मिला करके एक नए चीज को बनाया जाए, एक नए पदार्थ को बनाया जाए, तो इस क्रिया को करने को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी जो पदार्थ पहले से थे उस पदार्थ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे आप दूध से क्या बनाते हैं, दूध से आप दही बना लेते हैं ना, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आप दही से दोबारा क्या नहीं बना सकते हैं, दूध नहीं बना सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न में है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है? अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे? देखो क्या होता है कि अब आप लोग भावी अध्यापक बनने वाले हैं, भावी अध्यापक हैं आप लोग, और आप लोग अध्यापक की तैयारी करेंगे। तो आप क्या होता है कि अपने पास शब्दों का भंडार रखिए लिखने के लिए। जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही, यही नहीं कि आपको यही चीजें लिखनी है, आपको अपने हिसाब से भी शब्दों का चयन करना चाहिए। अब पर्यावरण संरक्षण में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, संरक्षण शामिल है। तो क्या होता है कि जो पर्यावरण का संरक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि हमें अपने चारों तरफ जो वातावरण है उसको शुद्ध, स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि अगर शुद्धता, स्वच्छता और साफ सुथरा है तो हमारे पर्यावरण भी क्या रहेंगे, साफ और स्वच्छ रहेंगे, बीमारियां नहीं उत्पन्न होगी। जैसे कि इसी में कुछ चीजें हैं संरक्षित करने के कुछ उपाय बताए हैं। जैसे पानी बचाओ, पानी को ज्यादा बहाओ मत, क्योंकि पानी का उपयोग कम करना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हमें पानी को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, संजो करके रखना चाहिए अगले पीढ़ी के लिए। क्योंकि पानी हमारे पास पीने के लिए जो है वो बहुत कम परसेंट में है। पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक जो पानी है वो क्या है, बहुत ही कम परसेंट में है। पौधे लगाएं, पौधे भी लगाना हमारे क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण का एक प्रकार का नियम है। कचरा कम करें, जो कचरे हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं और कचरा को ज्यादा उत्पन्न करते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करें, कम उत्पन्न करें, कहीं भी ना फेंके। इससे पर्यावरण प्रदूषण से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभी इसमें जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करें, बिजली का बचाव हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर बिजली का बचाव नहीं करेंगे तो बिजली बनाने के लिए भी क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचती है। तो उन सारी चीजों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें कोयला को हम लोग खत्म करेंगे, तो कोयला भी तो खत्म करना हमारे पर्यावरण में एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण ही है। कोयला से धुआं उत्पन्न होगा। तो बहुत सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? देखो अभी क्या है, इस टाइम पर स्टरलाइजेशन विधि हम लोग उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं खाने पीने लायक, उन सारी चीजों को हम बचा करके रख लेते हैं, संजो करके रख लेते हैं, जिससे कि सालों साल तक, बहुत सारे जगह सालों साल तक स्टरलाइजेशन की विधि से ही उसको बचा करके रख करके खा रहे हैं। क्या होता है कि स्टरलाइजेशन विधि में खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने का एक प्रभावी तरीका है। विभिन्न प्रकार की स्टरलाइजेशन विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है। कई सारी विधियां हैं स्टरलाइजेशन की, ठीक है। उन सारी विधियों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ का एक निश्चित समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता। जैसे इसी में से एक है फ्रीज का। फ्रीज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों का उपापचयी क्रिया तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो मतलब फल फूल या आदि चीजें जो हमने फ्रिज में रखा है, उससे उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग संरक्षित कर लेते हैं और उसको हम लोग ठंडा करके रखने का प्रयास कर लेते हैं। जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर के डेट में, फ्यूचर के डे में हम लोग उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो इन सारी विधियों को ही क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन कहा जाता है। इनको आप अपने शब्दों में ही आराम से और बड़े ही स्वच्छ शब्दों में लिख सकते हैं, जो कि एग्जामिनर होगा वो देखते ही आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अपसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है?
संचित्र संक्षेप में समझाइए। जैसे एक है अपसारी लेंस, एक है अपसारी लेंस, आपको 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट लिख देना है। इतने में तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करता होगा, वो आपको पूरे का पूरे नंबर देगा। क्या है कि अपसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, जो अभिसारी लेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है, परंतु अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। यह बीच में से मोटा तथा किनारों में पतला होता है। जो अपसारी लेंस होता है वो बीच में क्या होता है कि मोटा होता है, ऐसे बनेगा, ये ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बीच में तो मोटा रहेगा, लेकिन जो ओरे ओरे की सिराएं हैं वो किनारों पर क्या रहेगा, पतला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी में सॉरी, यह बीच में पतला तथा किनारे से क्या होता है, मोटा। यानी ये जो रहेगा ये बीच में क्या होगा, एक प्रकार से ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहेगा, यहाँ पर जा करके ये मोटा रहेगा इधर, लेकिन जो बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, पतला रहेगा। नेक्स्ट मतलब इसी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इससे अक्षर बड़े दिखते हैं। जो आपके अपसारी होते हैं उससे अक्षर क्या होते हैं, बड़े दिखते हैं, लेकिन जो अपसारी होते हैं इससे अक्षर क्या दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। ऐसे ऐसे करके आप 3-3 पॉइंट या 4-4 पॉइंट अगर आप लिख ले जाएंगे तो आपका एग्जामिनर जो होगा वो आपको पूरे का पूरे नंबर दे लेगा। जैसे ये देखो, ये अपसारी लेंस है, बीच में क्या है, ये मोटा है, बीच में क्या है, ये मोटा है, इधर देख रहे हो ना। और ओरे ओरे यानी जो नीचे की सिराएं हैं वो कैसी हैं, पतली हैं, लेकिन जो अपसारी लेंस है वो देखो ऐसे बीच में पतला है, लेकिन जो ओरे ओरे है वो क्या है, आपका मोटा है। यानी किनारों के सिराओं पर मोटा होना अपसारी लेंस कहलाता है, और इन किनारे के सिराओं पर पतला होना क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धातुओं के संक्षरण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में बताइए। क्या होता है कि धातुओं का जो संक्षारण होता है उसमें क्या होता है कि पहला है गैल्वोनीकरण। क्या होता है, गैल्वोनीकरण, जिसमें धातु चढ़ाना जिसे कहते हैं। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। जो लोहे होता है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इससे लोहे में क्या होता है, क्या होता है, इससे लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। ये एक प्रकार का गैल्वनीकरण होता है। नेक्स्ट में इसी में है इलेक्ट्रोप्लेंटिंग। कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेंटिंग, जिसको विद्युत लेपन कहते हैं। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे के क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की विद्युत लेपन की जाती है। जो लोहे का क्षरण होता है उसको रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ क्रोमियम या टिन का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसी में है, जैसे ग्रीस या तेल लगाना। क्या करता है, ग्रीस या तेल लगाना। तो क्या होता है कि नए नए औजार जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि, चैन, ये सब चीजें होती है, इसमें ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण करने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। जब इन इन चीजों को लगा दिया जाता है ग्रीस या तेल, तो उनका जो कटाव होता रहता है वो कटाव से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। पेंट का लेप चढ़ा दिया जाता है, धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगा करके भी उससे क्षरण से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। जैसे आप खिड़की देखो, दरवाजा देखो, जो चीजें होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। तो पेंट लगाने से क्या होता है कि जो उसका क्षरण होता रहता है, जो उसमें जंग लगेंगे या और चीजें जो दूषित करेगी, उन दूषित से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन किसे कहते हैं। क्या होता है कि अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में समझाइए। तो जो पहली बात, तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से ढल करके अपने जीवन को जीना। जैसे आज हमारे पास जो परिस्थितियां आई हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने जीवन को चलाने के अनुरूप बना लेना। तो अनुकूलन क्या होती है कि आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि क्या होता है कि कई प्रकार के जानवर होते हैं जो अपने हिसाब से एटमॉस्फियर में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको वो वाला एटमॉस्फियर उनको अनुकूल बना दिया है। जैसे जो जंतु जमीन में रहते हैं उनको जमीन में रहना है, जो जंतु ऊपर रहते हैं उनको ऊपर रहना है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जैसे मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं कि विशेष परिस्थितियों का सामना करना होता है। जैसे पानी की कमी होती है, तेज धूप होता है, गर्म बालू होता है, उस पर उनको चलना होता है, उस पर उनको अपना जीवन बिताना होता है। जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं पानी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से उनकी जो जड़ें होती हैं काफी नीचे तक चली जाती हैं पानी की खोज में। तो क्या है, ये सारे के सारे कैसे हैं, अपने आप को अनुकूल करते हैं उस हिसाब से जीने के लिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है।
या कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन की विशेषता का उदाहरण सहित बताइए। तो क्या होता है कि जो कार्बनिक रसायन का संबंध होता है वो मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिक के संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से है। जो रासायनिक मतलब कार्बनिक रसायन होता है उनका जो संबंध होता है वो हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण आदि के वैज्ञानिक अध्ययनों से किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य गुण भी हो सकते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होता है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य गुण भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, गंधक आदि जो होते हैं, ये सब के सब कहाँ पर आप उपलब्ध हो सकते हैं? कार्बनिक यौगिक में। अब इसी में आप जैसे ये भी देख सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वो निरंतर अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि सभी कार्बनिक यौगिक तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। ये जो होता है ये आपकी खुली श्रृंखला होती है और ये जो श्रृंखलाएं होती है ये आपकी कैसी होती है? शाखित श्रृंखलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक पुष्प चित्र बनाकर लेबल कीजिए। कह रहा है कि एक पुष्प बनाइए और उसको क्या कीजिए? आप लेबल कीजिए। तो क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे तो पुष्प वृंत होता है और एक पुष्पासन होता है। जो पुष्प वृंत होता है वो नीचे होता है, एकदम नीचे। पुष्प की क्या होता है? एकदम नीचे। और पुष्प के नीचे के जो एक भाग ऊपर होता है उसको पुष्पासन कहते हैं, जिसपे आपका अंडाशय बैठा रहता है। उसके ऊपर आपका वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। किसी भी पुष्प पे एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र आकर गिरती है तो फिर क्या होता है कि वो पुष्प का एक प्रकार का रूप लेते हैं। ये क्या होता है कि पुष्प के कुछ भाग होते हैं, जैसे दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है। तो बाह्य दलपुंज जो होता है वो बाहरी भाग होता है ना। और क्या होता है, एक पुतंत होता है, एक पुंकेसर होता है, एक जयांग होता है। जो जयांग होता है वो एकदम ऊपर वाली पोजीशन पे होता है और पुंकेसर जो होता है वो उसमें आप देखोगे तो फूल जो निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं? जब फूल फूल में कोई फल फलने के लिए फूल जब निकलते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक। तो और एक पुमंग होता है जिसमें कलियां निकलने मतलब रहती हैं। तो आपको क्या है कि आपको छोटा सा फूल बनाने की विधि आपको आनी चाहिए और फूल के बहुत सारे उसमें क्या होते हैं? भाग होते हैं। उन भागों को आपको रिपीट करके रखना है, क्योंकि 2 नंबर के आते हैं। अगर आप बना ले जाएंगे तो आपको 2 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये साइंस यानी विज्ञान की जो क्लास थी डीलर थर्ड सेमेस्टर की, पिछले ईयर 2016 का प्रश्न पत्र आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए और बगल में एक बेल आइकन होगी उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल पर।